स्वागत है सभी दोस्तों का कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हमारा ये लाइव सेशन है और आज आप सभी लोगों के लिए केमिस्ट्री के 500 वन लाइनर क्वेश्चन अवेलेबल कराए जाएंगे। ओके, ये जो सेशन है ये आप लोगों को इस समय होने वाले पेट के एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होगा और पेट का जो एग्जाम है उसके लिए आप इन वन लाइनर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके यानी इनको लर्न करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है एक ही प्रकार के परमाणु किसमें मिलते हैं? तो प्राकृतिक तत्वों में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। यानी परमाणु का मतलब है पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। सॉरी, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और दूसरा पॉइंट दिया गया है वायु क्या है? तो वायु आप सभी को मालूम है, वायु मिश्रण है और वायु में आपको मालूम है N2 जो है नाइट्रोजन गैस 78% है। ओके, नाइट्रोजन गैस कितना है? 78%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.003%। ओके, तो ये वायुमंडल में गैसों का मिश्रण है। तो वायु आपकी क्या होती है? एक गैस होती है। ओके, और तीसरा पॉइंट दिया गया है अमोनिया क्या है? तो आपको मालूम होगा अमोनिया का फार्मूला है NH3। इसका फार्मूला क्या है? NH3। अमोनिया का जो फार्मूला है वो क्या होता है? NH3 होता है। और आपको मालूम होना चाहिए अमोनिया का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? अमोनिया का उत्पादन जो होता है, सॉरी, अमोनिया का उपयोग जो है यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अमोनिया का उपयोग यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हीरा क्या है? हीरा, तो हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है। ओके, और किसका तत्व है हीरा? हीरा जो है कार्बन है। क्या है ये? कार्बन। ओके, कार्बन, कार्बन का एक अपर रूप है हीरा। ओके, कार्बन का क्या है? अपर रूप है। ओके, और सबसे कठोर पदार्थ भी क्या है? हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ भी क्या होता है? हीरा होता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट दिया गया है जल एक यौगिक है, क्योंकि जल का जो सूत्र है H2O। क्या है जल का सूत्र? H2O। ओके, और जल में कौन सा बंध पाया जाता है? सात संयोजक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? सात संयोजक बंध पाया जाता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? जल का पीएच मान 7 होता है। ओके, और जल क्या होता है? पीएच मान 7 होने के कारण क्या होता है? उदासीन होता है, यानी ये ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं पॉइंट अगला। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों
ओके, चलिए देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? मिश्रण बनता है। ओके, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ओके, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? उपधातुओं के एग्जाम्पल हैं। इनमें धातुओं के भी लक्षण पाए जाते हैं और अधातुओं के भी लक्षण पाए जाते हैं। विरंजक चूर्ण क्या है? यौगिक है। विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। ओके, बारूद, बारूद क्या होता है? मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग तो ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। एक ही पदार्थ के सभी परमाणु आकार और गुणों में समान होते हैं और भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु आकार और गुणों में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, एक मिनट। ओके, तो हम लोगों ने लर्न कर लिया कि परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? डाल्टन ने की थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये देखिए, परमाणु का नाभिक है। नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। यानी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज आपको मालूम है जे टॉमसन ने की थी। किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। ओके, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। ओके, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। राइट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परमाणु क्या होते हैं। परमाणु विद्युत रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युत रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अब ये विद्युत रूप से उदासीन क्यों होते हैं? क्योंकि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यानी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सेम होती है। यानी पॉजिटिव आवेश जो होता है वो निगेटिव आवेश से क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन होता है, अर्थात परमाणु पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। ओके, इलेक्ट्रॉन पर जो है -1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम का जो है 10 की घात -19 कूलाम का क्या होता है? ऋण आवेश होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। ओके, तो बिल्कुल सही बात, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। रदरफोर्ड ने इसका नाम रखा। ओके, रदरफोर्ड ने इसका नाम रखा था और इसकी खोज यानी धन किरणों की खोज जो है गोल्डस्टीन ने ही की थी। आपको फार्मूला याद होगा, ईटा पर नाचे। ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे यानी ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टा फॉर टॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की। पा फॉर प्रोटॉन, रा फॉर रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की
वास्तव में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन रदरफोर्ड ने उसका नामकरण किया था। और नाउ फॉर न्यूट्रॉन चॉपर चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम विशिष्ट रूप से मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, बोस। यानी भारत के वैज्ञानिक जो है सतीश चंद्र बोस, सतीश चंद्र बोस। ओके, ये भारत के वैज्ञानिक हैं। और आपको मालूम होगा पदार्थ का मूल कण क्या कहलाता है? हिग्स बोसोन। क्या कहलाता है? हिग्स बोसोन। ओके, इसमें जो बोसोन है यानी बोस है, वो भारतीय वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है। हिग्स बोसोन में जो बोस शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है? भारतीय वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है। पुनः इसे इरेज कर लेते हैं। ओके, आ जाते हैं, पुनः आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया गया है, चलिए आगे। न्यूट्रॉन की खोज हो गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है? तो परमाणु का रासायनिक व्यवहार वो जो होता है नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी किसी परमाणु के जो रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। यानी ये नाभिक हुआ, तो नाभिक के बाहर जितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कक्षाओं में, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों पर ही उस परमाणु का केमिकल बिहेवियर डिपेंड करता है कंपल्सरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। किसी परमाणु की परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा सदैव, तो कुल ऊर्जा सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। किसी परमाणु के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा का मान क्या होता है? सदैव धनात्मक होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे नोटिस करते हैं, यहाँ पे पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने। किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। और उनके अनिश्चितता का सिद्धांत तो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा पी यानी मोमेंटम यानी संवेग, और डेल्टा एक्स यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। यानी किसी भी परमाणु में अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन के संवेग का निर्धारण कर रहे हैं तब उसकी स्थिति का निर्धारण करना क्या है? असंभव है। और यदि स्थिति का निर्धारण कर रहे हैं तो उसके संवेग का निर्धारण करना क्या है? असंभव है। और उन्होंने बताया कि डेल्टा एक्स अपान डेल्टा पी का मान जो होता है वो ग्रेटर देन आर एच इक्वल टू क्या होता है? एच अपान 4 पाई होता है। कितना होता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई के क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो आपका राइट आंसर है अल्फा कण। आपको याद होगा अग्नि अल्फा कण के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया था? परमाणु के ऊपर अल्फा कणों की क्या कराई थी? बमबारी कराई थी। ये नाभिक है और इसके ऊपर क्या कराया था? अल्फा कणों की बमबारी कराई थी। तो इस बमबारी से क्या निष्कर्ष निकला था? इस बमबारी से निष्कर्ष निकला था कि कुछ अल्फा कण क्या हो गए थे? यानी ज्यादातर अल्फा कण सीधी रेखा में चले गए थे और कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर क्या हो गए थे? विचलित हो गए थे। और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गए थे? वापस आ गए थे।
तो ज्यादातर यानी 90% अल्फा कण सीधी रेखा में चले जाते हैं। यह प्रूव करते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है, यानी परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। ओके, और कुछ अल्फा कण जो 90 डिग्री से अधिक कोण पर मुड़ जाते हैं, वो ये सिद्ध करते हैं कि परमाणु के मध्य में कोई धनावेशित भाग है। और जो कुछ अल्फा कण यानी 100 में से 1 या 2% अल्फा कण अपने मार्ग से वापस आ जाते हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु के मध्य में कोई धनावेशित भाग है जो बहुत ही सघन और क्या है, मजबूत है। ओके, चलिए अगला देखें, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं तो परमाणु संख्या पर। ये हमको इंट्रोड्यूस कराया था मोजले नामक वैज्ञानिक ने, क्योंकि जब परमाणु सिद्धांत मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में बनाई थी। और मेंडलीफ ने कहा था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ओके, लेकिन बाद में मोजले ने जब परमाणु क्रमांक की खोज की और ये बताया कि तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक पर परमाणु भार पर न निर्भर करके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, और उन्होंने अपना आवर्त नियम दिया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ओके, और जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु क्रमांक होता है, वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है वो चक्रण से संबंधित है। किससे संबंधित है? चक्रण से संबंधित है। कि सॉरी, यहाँ पर आपका ये चक्रण दिया गया है, तो चक्रण से स्पिन होती है, ये चक्रण से संबंधित नहीं है। चुंबकीय क्वांटम संख्या हमको ऑर्बिटल के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? ऑर्बिटल के बारे में बताती है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या n हमको सेल के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में जानकारी देती है? सेल के बारे में। दिगंशी क्वांटम संख्या l हमको सब सेल के बारे में जानकारी देती है। ठीक, सब सेल के बारे में जानकारी देती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या हमको ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देती है, और स्पिन क्वांटम संख्या हमको चक्रण के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ओके, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें पाया जाता है विपरीत चक्रण। यानी जब एक ही कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा क्या घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एक के लिए स्पिन क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या होती है? s = +12, और दूसरे के लिए स्पिन क्वांटम की संख्या की वैल्यू क्या होती है? s = -12। ओके, चलिए आगे देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8। कैसे फाइंड करेंगे हम कि किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो इसको फाइंड करने के लिए हमें बोरबरी योजना के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो बोरबरी योजना ये कहती है कि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 2n²। यानी किसी तत्व के परमाणु के किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमको फाइंड करना है, तो हमको क्या करना होगा? एक फार्मूला अप्लाई करना होगा, और वो फार्मूला है 2n² का। किसी भी कक्षा में आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को फाइंड करना चाहते हैं तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना होगा 2n² का। जहां पर आप देखेंगे n क्या है? कक्षा की संख्या है। n = 1 के कक्षा के लिए, n = 2, l कक्षा के लिए n = 3, m कक्षा के लिए n = 4, n कक्षा के लिए। ओके, और यहाँ पे देखेंगे पहली कक्षा के जहाँ n = 1 लेंगे तो हमारा फार्मूला कहेगा 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से ज्यादा पहली कक्षा में नहीं हो सकते। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 × 2 का स्क्वायर यानी 2 × कितना? 4। यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी इस रूल से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन, और पांचवी कक्षा में 50
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है पहली कक्षा 2, दूसरी कक्षा 8, तीसरी कक्षा 18, चौथी कक्षा 32 और पांचवी कक्षा 50। इस प्रकार से क्रमानुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो अभी हमने बताया प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या जो है, प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू किसके होगी? प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक के किसके होगी? प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसके? परमाणु क्रमांक के। तो इसका मतलब है इसके नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं? 6। जितना इसका परमाणु क्रमांक है वही उसके प्रोटॉनों की क्या है? संख्या है। परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो कह रहा है कि परमाणु संख्या Z है, परमाणु भार Z है, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या Z है, द्रव्यमान संख्या A है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक के किसके बराबर होगी? परमाणु क्रमांक के। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक चूंकि Z दिया गया है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या, 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या 92, यही इसका परमाणु क्रमांक है और ये इसमें प्रोटॉनों की संख्या। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन P 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे, और न्यूट्रॉन होंगे परमाणु भार यानी 23 माइनस 11 यानी कि कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी तत्व में क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। ओके, आपको ये नोटिस करना है, आपको ये नोटिस करना है कि 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235 में ये वाला पार्ट होता है परमाणु क्रमांक, ये वाला पार्ट क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है? परमाणु भार होता है। ये वाला पार्ट क्या होता है? परमाणु भार होता है। ओके, और परमाणु भार अगर हमको न्यूट्रॉन फाइंड करना है, न्यूट्रॉन अगर हमको न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो क्या करना होगा? 235 माइनस 92 करना होगा। क्या करना होगा? 235 में से 92 को क्या करना होगा? घटा देना होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं पुनः। ओके, तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस समय साइंस, और साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। तो आप ध्यान से देखते रहिए, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। वन लाइनर
क्वेश्चन आप लोगों तक मैं पहले इसलिए पहुंचा रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद मैं आपको पूरे कोर्स भी अब इस चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूं। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं आगे, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सभी सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार क्या हो सकता है? भिन्न भिन्न हो सकता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ओके, परमाणु की जो त्रिज्या होती है ये है नाभिक और ये है आपका परमाणु। ओके, परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इसमें 10⁻⁻10 दिया गया है। और नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻13 से 10⁻15 सेंटीमीटर, यानी 13 से 15 नाभिक की त्रिज्या होती है और 10⁻60 से लेकर के 10⁻10 तक आप कह सकते हैं परमाणु की त्रिज्या होती है। ओके, यानी नाभिक बहुत छोटा होता है परमाणु की तुलना में। यहाँ देखते हैं अगला पॉइंट, किसी तत्व में परमाणु की संख्या कितनी है? 35 और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या, तो हमेशा प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसके? प्रोटॉनों की संख्या आपको याद रखना है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 18 ही होंगे। ओके, 18 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 18 ही होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पे किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, यानी 2 + 2 बराबर कितना? 4 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या है, तो ऋणायन में आप जानते हैं, ऋणायन में जब ऋणायन बनता है, जैसे ऋणायन बनता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक्सेप्ट करके, तो प्रोटॉन की संख्या नहीं चेंज होती लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो इसलिए प्रोटॉन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होता है? कम होता है। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पन्नों पर अल्फा कणों की बमबारी की तो अधिकांश अल्फा कण, हमने आपको बताया क्या था, बिना विक्षेपण के सीधी रेखा में चले गए। और जो अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपण के सीधी रेखा में चले गए, वह बताते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? रिक्त है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। किसी तत्व के गुणों का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से किया जा सकता है। ओके, जैसे अगर हम सोडियम ले, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 281 करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, यानी रासायनिक क्रियाओं में 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता रखता है। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका ऑक्सीकरण होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये धनायन बनाएगा, और जो धनायन बनाएगा उसमें धातु का लक्षण होता है। याद रखिएगा, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? न्यूट्रॉनों की संख्या के निर्धारण में परमाणु संख्या कोई सहायता नहीं करती है। आपको नाभिक न्यूट्रॉनों की संख्या से आप केवल क्या परमाणु संख्या से क्या फाइंड कर सकते हैं?
परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, यानी परमाणु संख्या से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या का सहायता नहीं करती, तो नाभिक के द्रव्य न्यूट्रॉन को। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरोल ने की थी, याद रखेगा। रेडियोधर्मी पदार्थ अपने आप, जो पदार्थ स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे पदार्थों को? रेडियो एक्टिव पदार्थ। जो पदार्थ स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? तो रदरफोर्ड ने ही की थी। अल्फा किरणें क्या है? हीलियम के नाभिक को ही क्या कहा जाता है? हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है। यानी हीलियम का नाभिक जब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? अल्फा कण कहलाता है। बीटा किरणें क्या होती हैं? ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। और बीटा कण जो होते हैं सामान्यतः क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बीटा कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, गामा किरणें होती हैं रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा की किरणें। गामा किरणें जो है वो चुंबकीय तरंगे होती हैं, और जब परमाणु अल्फा या बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है तो उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित अवस्था से नॉर्मल अवस्था में आने के लिए अपनी ऊर्जा को वह गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित करता है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के दौरान नियंत्रित करने के लिए, न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए किस क्षण का उपयोग किया जाता है? बोरान अथवा कैडमियम का। किसका उपयोग किया जाता है? बोरान अथवा कैडमियम का उपयोग किया जाता है। सोडियम से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा? Mg, यानी 11 11 से अगर एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु भार क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा। और 12 क्रमांक परमाणु भार किसका होता है? Mg का होता है। तो जब किसी पदार्थ से बीटा कण निकलता है तो उसकी द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, लेकिन परमाणु संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है। रेडियो एक्टिव, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियो चर्मित क्षरण की दर अपरिवर्तित रहती है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की आयु उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। अब उसकी चाहे थोड़ी मात्रा ली जाए चाहे ज्यादा मात्रा ली जाए, उसकी अर्धायु निश्चित रहती है। एक रेडियो एक्टिव अर्धायु की पदार्थ 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 को व्यय होने में लगा समय कितना हो जाएगा? 8 महीने लग जाएंगे। कितना? 3/4, यानी 6 महीने में आधा होगा, 1/2 होगा, और 3 में 1/4 होगा, 6 महीने में 1/2 होगा, और 8 महीने में कितना हो जाएगा ये? ओके, कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। इस तरीके से रेडियो एक्टिव पदार्थ की आयु का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। उस फार्मूले का वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, फार्मूला आप लोग लगाएंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ का। n इक्वल टू माने बची हुई मात्रा m0 1/2 की पावर n। ओके, और t इक्वल टू n इंटू t हाफ। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। आगे पुनः आप लोगों के लिए लेक्चर उपलब्ध रहेगा। वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू, ताकि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। धन्यवाद।